तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे कुछ कैपेसिटर वगैरह चैप्टर आएंगे वो इसी पे ही बेस्ड होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें आना ही चाहिए। इवन एसी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ईएमआई ईएमएफ पढ़ेंगे उसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के इन्वॉल्वमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन जेई में आते ही आते हैं। तो मान के चलो कि ये 90% श्योर है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और इससे जेई में एक से दो क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा आ सकते हैं। 12th के जो पोर्शंस होते हैं उसमें सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, खास करके तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स और ईएमआई ईएमएफ, ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर रहेगा, इससे पहले तुमने जो भी चीज़ पढ़ा है उसके कुछ नॉलेज वगैरह यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगा। हालांकि कुछ डेरिवेशंस हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स वगैरह ज़रूर तुम्हारे काम के आ सकते हैं, लेकिन हाँ वो डेरिवेशन फिर से काम का नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी पूछा नहीं जाएगा। बोर्ड्स के लिए काम का हो सकता है, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना काम का नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेश चैप्टर है और इसमें फॉर्मूलेज वगैरह कम रहेंगे, तो इसके क्वेश्चंस को रेगुलरली करते जाना। अगर इस पे कमांड रखना है तुम्हें तो क्वेश्चंस रेगुलरली करना है। स्टार्टिंग में काफ़ी इजी इजी चीज़ें होंगे और एंडिंग में जा करके इसमें टफ पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके लास्ट पार्ट में आता है इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट में क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर पे, वोल्टमीटर पे, या ब्रिज पे, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह जो उसमें फॉर्म करते हैं हम लोग, उन सभी चीज़ों पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी मेनली जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उस इलेक्ट्रिसिटी के जैसा ही बात हो रहा है। ठीक है, मेनली हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आता है एसी, जिसमें क्या होता है कि करंट अपने डायरेक्शन को बार बार वो चेंज करते रहता है। कभी सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और कभी सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज़ को एज्यूम करके रखेंगे कि जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और एक ही डायरेक्शन में तभी होगा जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बैटरी से। तो हम लोग ज़्यादातर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कनेक्शन बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, वो बैटरी से बनाते हैं। सिर्फ एसी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे वहाँ पे तुम्हें सिर्फ एसी का कनेक्शन बनाने को या फिर देखने मिलेगा। बाकी हर एक जगह ईएमएफ हो या फिर ईएमआई हो, हर एक जगह पे तुम्हें बैटरी ही मिलेगा। तो बैटरी से हम लोग कनेक्शन इसमें बनाएंगे। तो करंट को डिफाइन कर लेते हैं। करंट है क्या, किस तरीके से करंट को डिफाइन कर सकते हैं, बोलो। हम लोग को तो पता होगा। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जिस रेट से चार्जेस फ्लो करेगा उसी के रेट को हम लोग करंट बोलते हैं। जैसे कि कोई भी कंडक्टर है, पहला चीज़ तो इंसुलेटर भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है और कंडक्टर भी हो सकता है। तीनों तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं। लेकिन करंट किस में फ्लो करता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बॉन्डेड होता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें एनफ एनर्जीज होती है, या फिर वैलेंस बॉन्ड और जो कंडक्शन बैंड होता है उसके बीच में गैप काफ़ी कम होता है। उसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। इनफैक्ट वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और मूव करने के कारण से करंट फ्लो करेगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो करंट क्या है या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है। ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस
करंट बोलते हैं। और दूसरा हमारा एवरेज करंट भी होता है। एवरेज करंट का मतलब ओवरऑल ड्यूरेशन या फिर टाइम में कितना करंट फ्लो किया है। जैसे कि अगर हमारे पास एक साइनोसॉइडल कर्व दिया जाए जिस टाइप का, तो इसमें एवरेज करंट हम लोग कितना बोलेंगे, टी टाइम पीरियड में जीरो से लेकर के टी टाइम में जीरो बोलेंगे, क्योंकि कुछ टाइम t/2 टाइम के लिए इस डायरेक्शन में फ्लो किया है और t/2 टाइम के लिए इस डायरेक्शन में फ्लो किया है, तो एवरेज करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एवरेज निकालने का मैंने तरीका बताया था, किसी भी फंक्शन का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, बोलो, याद है क्या? कोई सा भी फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ उसको आई, डिफरेंशिएट करके। ना ना ना, डिफ्रेंशिएट नहीं करते। किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का ये तरीका होता है, तो इस तरीके से हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करेंगे हम लोग, कोई एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर के जीरो से लेकर टी तक या फिर t1 से लेकर t2 तक। ठीक है, तो ये एवरेज निकालने का तरीका है। इस एवरेज को हम लोग किसी और फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला हमारा कैसे बन सकता है, आई का फॉर्मूला क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे मैं डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा और ऊपर भी डी टी आएगा और इंटीग्रेशन डी टी आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी क्यू बचेगा और नीचे इंटीग्रेशन डी टी बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आई एवरेज का एक और फॉर्मूला निकल चुका है, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब उस सर्किट में से डेल्टा टी टाइम में कितने चार्जेस फ्लो किए, ऑन एन एवरेज कितने चार्जेस फ्लो। मान लो कि एक कंडक्टर है और t1 टाइम से लेकर के t2 टाइम तक इसमें चार्ज फ्लो कर रहे थे, तो मैं एक एंड को पकड़ लिया, ठीक है, तो इसमें से कितने चार्जेस फ्लो किए, उसी को हम लोग डेल्टा क्यू बोलेंगे, और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी द आई एवरेज। क्लियर है क्या? अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से करंट के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लो कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर्स में जो करंट है वो किस तरफ से किस तरफ फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर हायर पोटेंशियल ये है और लोअर पोटेंशियल ये है, लेट्स से दिस इज V2 पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल है V1, तो ये करंट का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है क्या? ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें तुम्हें आता होगा, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है और एक हो जाता है पॉजिट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग अगर ऑब्जर्वर बन करके इसके ऊपर बैठ जाएं तो सेम यूनिट चार्ज पॉजिटिव वाला मुझे लगेगा, ऑब्जर्वर को लगेगा कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इसी तरीके से हम लोग ई प्लस को पॉजिट्रॉन बोलते हैं और ई माइनस को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चार्जेस और मास दोनों की क्या है, सेम है। तो अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और जो पॉजिट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में। लेकिन एक ही इंस्टेंट पे एक फ्लो करेगा, ऐसा नहीं कि ग्राउंड से हम लोग देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहा है और पॉजिट्रॉन भी फ्लो कर रहा है। अगर दोनों फ्लो करेंगे तो नेट जो फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, तो करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर वी विल ओनली कंसीडर वन चार्ज either positive or negative at a time for conductors। ठीक है, तो हमारा जो करंट होगा विल बी इक्वल्स टू, नेट करंट विल बी इक्वल्स टू
current due to positive charges only, or the current ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो करंट होता है वो दोनों के कारण से भी हो सकता है। तब जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह बताया होगा। नहीं, इलेक्ट्रोड्स, लाइक वो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये सॉल्यूशन वगैरह बना दिया, ये इलेक्ट्रोड्स मैंने डाल दिया और ये इस तरीके से कनेक्शन वगैरह इधर बना हुआ होगा। तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है रॉड या फिर ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, एनोड कैथोड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, एक नेगेटिव आयंस होते हैं और एक पॉजिटिव आयंस होते हैं। जैसे कि HCl का सॉल्यूशन, तो H प्लस और Cl माइनस इसमें टूट जाता है ना, तो ये एक आयन बना और ये Cl माइनस आयन बना। H2SO4 है तो H प्लस होगा और SO4 2 माइनस होगा। समझ में आया क्या? सो दीज आर आयंस, और आयंस यहाँ पे टूट चुके हैं माइनस और प्लस में। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोड्स को डिप किया, तो ये जो आयंस होंगे ये खुद ही खुद अट्रैक्ट होने लग जाएंगे इसके तरफ और इसके तरफ। तो इन दोनों रॉड्स के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, और जो करंट है वो दोनों के मूवमेंट के कारण से हो रहा है। पॉजिटिव आयंस के मूवमेंट के कारण से भी करंट आया है और नेगेटिव के मूवमेंट के कारण से भी आया है। तो हम लोग नेट करंट कितना लिखेंगे, नेट करंट विल बी इक्वल्स टू आई ड्यू टू द पॉजिटिव आयंस एंड आई ड्यू टू द नेगेटिव आयंस। ये दोनों ही एडअप होगा। और आई प्लस क्या है हमारा, करंट ड्यू टू नेगेटिव positive ions, and I minus is current due to negative ions। तो यहाँ पे आयंस नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिट्रॉन्स है। पॉजिट्रॉन्स अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पॉजिट्रॉन मूव नहीं करेगा। पॉजिट्रॉन एक वर्चुअल थिंग हम लोगों ने कंडक्टर के इनसाइड बनाया, इलेक्ट्रॉन एक रियल थिंग। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी तुम लोग को। हाँ सर। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हम लोग पॉजिट्रॉन को क्यों बनाए फिर? पॉजिट्रॉन को बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि करंट के डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्टली डिसाइड कर लेंगे कि पॉजिट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं, वो आगे हम लोग जा करके देखेंगे। सो दिस विल बी द नेट करंट, नेट करंट। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, और मान लो कि हमारे पास कुछ इस टाइप का कंडक्टर है, इस जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और इस जगह पे ज़्यादा है, और इस जगह से जो करंट इन हो रहा है वो आई है 1, और इस जगह से करंट जो एग्जिट हो रहा है वो I2 है। तो बताओ I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा? I1 बड़ा होगा या I2 बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होगा, या फिर नन ऑफ दिस, कांट से। बोलो क्या होगा? इस जगह पे जो करंट होगा और इस जगह पे जो करंट होगा वो सेम होगा।
करंट जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। बराबर है क्या? समझ में आया? हाँ सर। हाँ दूसरा चीज, तो इसमें अगर हम लोग दूसरे चीज की बात करें कि अगर टी टाइम में ए पॉइंट और बी पॉइंट से हम लोग बात करें कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो की, तो किस में ज़्यादा होगा? क्यू, मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगा या फिर बी वाले पे ज़्यादा होगा या दोनों इक्वल होगा? चार्ज फ्लो। बताओ। I2 पे ज्यादा होगा। जो चार्ज फ्लोन होगा बोथ विल बी सेम। डेल्टा Q1 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा, हाँ चार्ज फ्लो इक्वल है। है ना, विल बी इक्वल। और इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि ये एक पाइप है जिससे कि तुम पानी बाहर निकाल लो, ठीक है? तो अगर 10 लीटर इस जगह से इन किया है पानी 5 सेकंड में, तो क्या इधर से भी पानी 10 लीटर ही निकलेगा 5 सेकंड में? उससे ज़्यादा निकल सकता है क्या? मैजिक। नो सर। नो सर। इधर से 10 लीटर डाला और इधर से 15 लीटर निकल रहा है बाहर। ऐसा तो होता नहीं। इसका मतलब ये है कि, और यही काम तो हम लोग करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो उसमें हम लोग को पता है कि इसका A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 होता है। क्यों होता है? यही रीज़न है, जितना इन हुआ उतना एग्जिट करेगा। बराबर। तो ये जो 10 लीटर है ये काइंड ऑफ डेल्टा क्यू है। जितना चार्ज इस तरफ से इन किया है उतना ही चार्ज इस तरफ से एग्जिट करेगा। सो डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q2 होगा अगर तुम्हारा टाइम सेम है। तो डेल्टा टी अगर सेम है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी तो हमारा करंट होता है। और क्योंकि तुम्हारा डेल्टा टी सेम है, आई सेम है, तो डेल्टा क्यू को भी सेम होना पड़ेगा। ओके, तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, है ना, या फिर कूलम पर सेकंड। बेसिक सा चीज है। अब बताओ करंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? टेंसर। करंट जो है ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। और टेंसर क्वांटिटी क्या होता है हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। वो एक सेट ऑफ वेक्टर्स को, डायरेक्शन को लेकर के प्ले करते हैं। तो खैर टेंसर क्वांटिटी का मतलब कुछ अलग ही है, उसके बारे में नहीं जानना है। लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्केलर क्वांटिटी। वैसे आएगा तो नहीं, ठीक है? तो करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके पास डायरेक्शन है लेकिन फिर भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से करंट एज अ फंक्शन, सॉरी, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 2t² प्लस 1। तो पूछा गया फाइंड आई एट सेकेंड, फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 2 सेकेंड। सॉल्व करो इसको।
तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और मुझे i निकालना है। i का फॉर्मूला क्या होता है dq बाई dt। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4t और टाइम 2 सेकेंड पे आ जाएगा 8 एम्पियर। नेक्स्ट मुझे आई एवरेज निकालना है तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। मतलब कि क्यू फाइनल क्या टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे और क्यू एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है 2 सेकेंड। तो 0 पे कितना चार्ज होगा और 2 पे कितना होगा वैल्यू को पुट कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले में तो हो जाएगा 8 + 1 9 और ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ रहा है आंसर 8 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 4 एम्पियर। समझ में आया इजी था। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 2t स्क्वायर। तो बोला गया फाइंड फर्स्ट I instantaneous at t is equals to 2 second and I average for t is equals to 0 to t is equals to 2 second। सॉल्व करो इसको। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों निकालना है। तो आई इंस्टेंटेनियस तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं मतलब कि 2t स्क्वायर है तो उनका स्क्वायर कर लिया और ये हो जाएगा 8 एम्पियर। सिंपल सा वैल्यू को पुट करना है इंस्टेंटेनियस। आई एवरेज किसी भी चीज़ का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं आई डी टी अपॉन आई डी टी। तो आई का वैल्यू पुट कर लो विच इज 2t स्क्वायर डी टी और इंटीग्रेशन डी टी 0 से 2 0 से ये हो जाएगा 2 टी क्यूब बाई 3 और लिमिट फ्रॉम 0 से लेकर के 2 और नीचे डायरेक्ट लिख के और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 8/3। समझ में आया क्या बोलो। हाँ सर। आई एवरेज सबका सही आया था। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है अगर आई हमारे को दे रखा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई दे रखा है। चलो थोड़ा सा टफ। देन फाइंड द एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। पहले तो लिखा फॉर 1 साइकिल एंड सेकेंड वन इज फॉर हाफ साइकिल। सॉल्व करो। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसमें कुछ खास फिजिक्स है नहीं ये मैथ्स है प्योरली। तो एवरेज करंट हमें निकालना है। एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा टू फाइंड डन सर। आई डी टी इंटीग्रेशन डी टी। क्या आंसर आ रहा है दोनों में 0 आ रहा है। दोनों में 0 आ रहा है। देखो एवरेज ये कैसा है साइनोसोडल फंक्शन है तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ और एक साइकिल के लिए अगर हम लोग एवरेज देखेंगे तो वो कितना होगा मतलब आधे टाइम के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में था आधे टाइम के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में था। तो आई एवरेज कितना आना चाहिए 0 फॉर सिंगल साइकिल 1 साइकिल के लिए। लॉजिक कैसा है। और अगर हम लोग 0 से लेकर के t/2 तक इंटीग्रेट करते हैं तो वो तो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए सॉरी मतलब 0 नहीं होना चाहिए। आया ना 0 से यस सर। लॉजिक ये बोलता है हमारा। अब उसी को हम लोग यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले इंटीग्रेशन आई डी टी करना पड़ेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई का फॉर्मूला कितना आई नॉट साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस पाई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी, 0 से t तक करेंगे और एक बार 0 से t/2 तक करेंगे। तो मैं इंटीग्रेशन में लिमिट को सबसे लास्ट में देखता हूँ। ये हो जाएगा आई नॉट, कांस्टेंट होने के कारण से बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई डी टी, और नीचे जो है वो इंटीग्रेशन डी टी रहेगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, साथ ही साथ एक माइनस साइन आएगा और ओमेगा आएगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा एक बाहर आ जाएगा और -1 ओमेगा पहले से था। ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या यही चीज़ मिलने वाला है, बिल्कुल। हाँ, तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो सही है। अगर कभी डाउट लगे तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को बताया, -1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई डी टी, और सॉरी डी टी, इंटीग्रेशन क्यों डाल रहे हैं, लिमिट यहाँ पे आ जाएगा, और लिमिट 0 से लेकर के t या t/2 तक जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा, t आएगा, और इसमें भी लिमिट 0 से लेकर के t आएगा। तो इतना सा काम है। पहले बार के लिए लिमिट आएगा 0 से t, और दूसरे बार के लिए आएगा 0 से t/2। तो आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, माइनस साइन बाहर निकाल देता हूँ मैं, और फर्स्ट बार के लिए t टाइम पीरियड ले रहा हूँ मैं, तो अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट अगर t पुट करा है, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2 पाई बाय कैपिटल टी है ओमेगा का वैल्यू, और ये कैपिटल टी आ जाएगा। अंडर वाला टर्म कितना आ जाएगा, टी टी कैंसिल आउट, 2 पाई प्लस पाई माइनस ऑफ, और टाइम 0 पुट करेंगे तो कॉस पाई बचेगा सिर्फ, और नीचे कितना आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। ये 0 से t तक इंटीग्रेशन किया, तो अगर 0 से t/2 तक इंटीग्रेशन किया तो माइनस ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, और इस बार t/2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो t/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई कॉस पाई प्लस पाई माइनस ऑफ कॉस पाई डिवाइडेड बाय t/2। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट का वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। माइनस ऑफ आई नॉट, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, और कॉस 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, कॉस पाई, और डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर हम लोग इस जगह पे करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट बाय 2 पाई बाय कैपिटल टी, और अंदर जो आएगा कॉस पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस ऑफ कॉस पाई, है कि नहीं, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। और माइनस कॉस पाई पहले से डिवाइडेड बाय t/2, 2 को ऊपर कर लिया, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, आई नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस पाई 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है क्या। सो दिस विल बी द आई एवरेज। हाँ सर। और अगर तुम्हारा फेज वहां पे फाई इनिशियल फेज कांस्टेंट जो है वो अगर दिया होता है 0, तो कॉस 0 कितना हो जाता है, 1, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है,
जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये करंट की डेंसिटी को डिनोट करेगा, बताएगा। और करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे या फिर स्मॉल जे कुछ भी होगा। और करंट डेंसिटी है क्या, मान लो कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर के थ्रू जो है करंट फ्लो कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ए बोल रहा हूँ, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। तो इस एरिया के थ्रू जितना करंट फ्लो किया है उसको पर यूनिट एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ, करंट पर यूनिट एरिया, तो मुझे करंट डेंसिटी देगा, जिसको हम लोग जे से डिनोट करेंगे। सो जे इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, डीएस ले लेता हूँ एरिया को, क्योंकि अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा यहाँ पे डीएस एरिया का, जिससे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी छोटा सा फ्लो कर रहा होगा। तो ऐसे जनरल अगर डिफाइन करना है तो जे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय ए, सिंपल सा करंट डेंसिटी का डिफरेंशियल ऐसा। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द rate of flow of क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। अब जे के डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जे जो है एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो जे के पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो डायरेक्शन होगा इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। अब समझते हैं कि जे को हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से लिया है और क्यों लिया। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, और मैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के पास जा रहा हूँ और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो ए होगा, छोटा सा एरिया एस होगा, जो भी है डीएस हो जाएगा छोटा सा एरिया, और इसके थ्रू जो है करंट फ्लो कर रहा होगा जिस तरीके से। तो अगर मुझे J इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी एस पता है, तो मैं क्या डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जे डी एस बोल सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। और इस तरीके से अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो करंट मुझे कितना निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द एरिया। अब यहाँ पे अगर हमारा ये जे वेक्टर नहीं होगा तो प्रॉब्लम ये आएगा कि एरिया जो है कभी कभी इस तरीके से ना लूँ मैं और ऐसा एरिया ले लो, तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। करंट तो अभी भी फ्लो कर रहा है, लेकिन तुमने एरिया क्या बोला, ये वाला एरिया। सो दिस एरिया इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम दिस एरिया। अगर तुमने इसको इस तरीके से ही रोटेट कर दिया लेफ्ट से फॉर एन इंस्टेंट, तो करंट इसमें से तो कम फ्लो करने लग गया। अब तुम करंट डेंसिटी अलग बताओगे, नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। बात समझ में आ रही है क्या, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए करंट को एक स्केलर क्वांटिटी माना गया है और करंट डेंसिटी को लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है, जिससे कि हम लोग इसको आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एक डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा।
ताकि इसका एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर क्या है हम लोगों ने इसमें पढ़ के रखा है गॉस लॉ में, एरिया का डायरेक्शन होता है, तो ये जो एरिया वेक्टर है इसका डायरेक्शन होगा, और ये जो करंट है इसका डायरेक्शन है, इनफैक्ट जो करंट डेंसिटी उसका डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और उस एंगल के थ्रू हम लोग यहाँ पे सारे काम करेंगे। तो करंट डेंसिटी निकालने के टाइम पे हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि जो एरिया होना चाहिए, अगर तुमने इस तरीके का एरिया दिया गया है तो तुम उसका कंपोनेंट लोगे। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट डेंसिटी है उसके परपेंडिकुलर में जो एरिया आ रहा है उसी के कंपोनेंट को मुझे यहाँ पे लेना है। तो इस एरिया वेक्टर का तुम्हें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में भी देख सकता हूँ कि जैसे फ्लक्स था तो फ्लक्स को हम लोग कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। फ्लक्स क्या बोलते थे, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू द एरिया। क्या ये भी उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ध्यान से अगर देखो तो ये भी उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो करंट इज बेसिकली व्हाट, फ्लक्स। समझ में नहीं आया क्या? समझ रहे हैं सर। है ना, तो हम लोग यहाँ पे नोट में डाल करके लिख सकते हैं, इन दोनों में सिमिलरिटीज हमें मिला, और नोट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इज द फ्लक्स current is the flux of current density। तो करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स आएगा वो मुझे क्या देगा, करंट देगा। हालांकि ये फॉर्मूलेस बहुत ही कम यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। और कंडक्टर्स तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन कंडक्टर्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो दो सिचुएशन हम लोग लेंगे। फर्स्ट सिचुएशन, कंडक्टर्स इन फ्री स्पेस and conductors in external electron। तो जब कंडक्टर को एक फ्री स्पेस में रखा जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि मैंने इस कंडक्टर को यहाँ पे एक फ्री स्पेस में रख दिया, ये इस तरीके से कंडक्टर रखा होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रैंडम मोशन करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कंडक्टर के इनसाइड मूव करते रहता है, तो इस तरीके से वो मूव कर रहा होगा। तो कंडक्टर्स के इनसाइड जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ऑलवेज मूव कर रहे होंगे किसी न किसी डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करूं और किसी रेजिस्टेंस से लगा दूं तो क्या मुझे करंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है, तो क्या मुझे इसमें करंट मिलेगा, बोलो। अरे बोलो, सिंपल सी चीजें मैंने पूछी तुमसे। सब वापस रिपीट कर रहे हो, क्या बोले? मैंने बोला करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है ना, मतलब कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो अगर कोई भी एक हमारे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के इनसाइड ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, तो पता है ये बात। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो क्या उस कंडक्टर के इनसाइड में बोलूँगा कि करंट है, तो क्या करंट ज़ीरो होगा या नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा? सर 0 होगा। नॉट इक्वल्स टू 0। ऑफ कोर्स करंट ज़ीरो होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है,
कभी ऐसा नहीं होता है कि कंडक्टर, ये हमारे पास एक आयरन रॉड रखा पड़ा है और दोनों साइड से इसको बल्ब से कनेक्ट कर दो और बल्ब अचानक से जलने लग गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं। हाँ सर। हाँ इसका मतलब करंट तो जीरो ही होने वाला है, लेकिन हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन करंट कैसे जीरो हो रहा है। आया ना? सर सर, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से होता है। सर वरना कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 रहता है। वो तो हर एक कंडक्टर के इनसाइड चार्ज जीरो होता है। जैसे अगर कोई वायर ले लो, तो वायर क्या है? कंडक्टर है। उसमें चार्ज क्या था? नेट चार्ज जीरो, इफेक्टिव जो नेट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करंट फ्लो करता है, हमेशा जीरो ही होगा। ऐसा नहीं है कि पहले उसको नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं, बाहर से जो वायर खरीद के लाते हैं उसको नेगेटिवली चार्ज किया, उसके बाद फिर उसको सर्किट में ऐड किया। सर लाइक करंट नेट नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। रीज़न इज, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं लेकिन रैंडमली मूव कर रहे हैं, और रैंडम मोशन के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस जगह से स्टार्ट किया वो वापस से मोशन करने के बाद उसी जगह पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इफेक्टिवली उसी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, कोई चार्ज का फ्लो ही नहीं हुआ, तो करंट कितना हो जाएगा? बात समझ में आई क्या? रैंडम यस मोशन सर। का, हाँ, इसके कारण से ये हो रहा है जीरो। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वापस से एक कंडक्टर लिया, लेकिन इस कंडक्टर में हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। लेट से मैंने कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण से क्या हो जाएगा, कंडक्टर है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण से क्या हो जाएगा, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाएंगे। तो इस तरफ जो है नेगेटिव सारे चार्जेस आ जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, है ना? तो क्या अब इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, तो क्या अब इस कंडक्टर में करंट रहेगा? हम्म, अभी इस इंस्टेंट पे कंडक्टर के इनसाइड जीरो होगा या नहीं होगा? इस कंडक्टर के इनसाइड अभी भी करंट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस होता है, और ये इलेक्ट्रॉन तो अब ना तो इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे अब दो फोर्सेस लगने लग गए हैं। एक जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और एक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बताया हुआ है, याद है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ है ना? चलो बढ़िया, ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो लेट से मैंने किसी कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ये हमारे पास एक कंडक्टर है और मैंने क्या किया, इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया इसको इस तरीके से। ये है कंडक्टर, और इस कंडक्टर को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ बैटरी से, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। आया ना? बोलो, करंट फ्लो हाँ करेगा? सर। हाँ, करंट फ्लो करेगा। सो करंट फ्लो, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों किया?
हम लोग बोलते हैं कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में सेटअप होगा। क्यों सेटअप हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मुझे ये बताओ कि ये कैसे हुआ? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। हाँ, लाइक बैटरी के एक साइड में पॉजिटिव का मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स उसी तरफ से भागते हैं, चलो मैं समझाता हूँ उसके चीज़ों को वजह से। अच्छे तरीके से। कोई भी कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के इनसाइड कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? नेट जीरो होता है। आया ना? अरे नेट इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड जीरो ही होता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर के इनसाइड जीरो है तो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लग ही नहीं सकता। इस पे नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। और नेट फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पे जीरो है तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन ही करते रहना चाहिए। आया ना? करंट तो जीरो होना चाहिए। हम्म फंस गए? यही सब कॉन्सेप्ट तो इम्पोर्टेंट है। ऊपर ऊपर से हम लोग सिर्फ समझते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमें आ गया, लेकिन एक्चुअल में आता नहीं है। सर जी ने पढ़ा दिया कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हाँ भाई जीरो होता है। सर ने बता दिया कि कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो करने लग गया, हाँ करंट फ्लो करने लग गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, मूव कर रहा है, तभी तो। और डेरिवेशन भी करेंगे अभी हम लोग करंट का, जिसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे। तो आधी बातें तो हम लोग गलत पढ़ रहे हैं इसका मतलब। हम्म कभी सोचा? रीजन बताओ क्या होगा इसका? हम्म क्या हो सकता है इसका रीजन? देखो चलो मैं बताता हूँ। अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा इसमें दो चीज़ें देखें कि कंडक्टर को अगर मैं फ्री स्पेस में रख दूँ तो फ्री स्पेस में रखने से इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, लेकिन उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स नहीं लग रहा है और वो आराम से रैंडम मोशन कर रहा है। दूसरा केस लिया जिसमें कि कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गए और इधर डिफिशिएंट हो गया। तो ये क्या कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर दिया, या फिर यूं बोलो कि चार्ज क्या हो गया, आयनाइज हो गया। हाँ, तो इंड्यूस हो गया, सॉरी चार्ज इंड्यूस हो गया, और चार्ज इंड्यूस होने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो कि एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रहा है। मेरी बात समझ में आए क्या? और हम लोग इसीलिए ऑलवेज बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। लेकिन इसमें एक हिडन फैक्ट है, इसमें एक चीज है जो कि हम लोग उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते हैं पता होने के बाद भी। ये चीज तभी ट्रू है जब हमारा कंडक्टर एक आइसोलेटेड स्पेस में रखा हो। ठीक है? तो कंडक्टर शुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? शुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना, उसके आसपास में कोई इन्फ्लुएंस करने वाला चीज ना हो, उसको हम लोग आइसोलेशन बोलते हैं या फिर आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है वायर के थ्रू। तो बैटरी ऐसा क्या करता है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कराता है, या फिर यूं बोल दो कि वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है। तो इस बैटरी के कारण से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है? और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डिपॉजिट होने लगेंगे और इधर पॉजिटिव
ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि तुमने इसको आइसोलेटेड रखा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का जरिया नहीं है और वो इसी जगह पे स्टक हो जाएगा, और जिसके कारण से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाता है। लेकिन सोचो अगर मैं इस जगह पे एक वायर से कनेक्ट कर दूं, वायर से कनेक्ट करने के कारण से क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक जरिया मिल जाएगा फ्लो करने का, वो इस जगह पे ठहरेगा ही नहीं। और अगर इस जगह पे इसका ठहराव नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होगा, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही नहीं, ये हो जाएगा ज़ीरो। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उन सभी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। मेरी बात समझ में आएगा? हाँ सर। So this is the reason why if the conductor is connected to the battery, the current will flow inside the conductor. और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। और सर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का एक जरिया मिल गया ना, वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी तक वायर से कनेक्टेड नहीं रहता था तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाता था, जाएगा कहाँ? क्लियर है? हाँ तो बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी जो है एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, ठीक है? नोट में डाल के मैं लिख देता हूँ, बैटरी इज नॉट ए source of electrons or charges. Battery always maintains a potential difference, fixed potential. A fixed potential difference, ठीक है? तो बैटरी जो है वो एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस को ऑलवेज मेंटेन करके रखता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक निप्पो बैटरी लिया और बैटरी को लगा दिया किसी चीज़ में, तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, तो टाइम के साथ घटते 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 वो 0.5 वोल्ट होगा और घटते 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 0 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज 1.5 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन बस उसका एनर्जी जो है वो तुमने कंज्यूम कर दिया जिसके कारण से वो करंट को फ्लो नहीं करा सकता है। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना ध्यान में रखना, ये चीज़ केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाएगी, तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। बैटरी जो है वो ऑलवेज एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, चाहे उसमें से करंट कितना भी फ्लो करे, डजंट मैटर। और सर दूसरा, बट वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है उसमें? पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे आता है? जनरेट वो इलेक्ट्रोड से आता है, वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, वो तुम्हें पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होता है, है ना, वो चीज़ तुम्हें बताया जाएगा। ये पता है क्या इलेक्ट्रोड्स का कुछ, जो भी मेटल्स होते हैं उनके कुछ बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ ना? नहीं हुआ हाँ, सर। सिस्टर। ठीक है, उसमें बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें अलग से देखते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है? इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब जो होता है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो वो रैंडम मोशन कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कंडक्टर के इनसाइड वो स्ट्रेट लाइन मोशन करते जाएगा, नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ढेर सारी चीज़ें हैं उससे टक्कर खाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन ये मूव करते करते अचानक से टक्कर खाया, और टक्कर खाने के बाद पूरा अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया।
तो किसी भी पर्टिकुलर दो सक्सेसिव कोलिजन में, एक कोलिजन इस जगह पे हुआ, दूसरा कोलिजन इस जगह पे हुआ, तो इन दो सक्सेसिव कोलिजन में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस डिस्टेंस को हम लोग फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री पाथ, मीन ही रहने। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्री पाथ। तो इस तरीके से λ1 होगा, λ2 होगा, λ3 होगा, बहुत सारे कोलिजन्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे फ्री पाथ हो सकते हैं। उन सभी का मीन कहलाता है हमारा मीन फ्री पाथ। ठीक है, इट इज द मीन ऑफ, ये लिखना था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑल distance covered by the electrons between any two successive collisions। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? हमें पता है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय, इस तरीके से हम लोग मीन निकालते हैं। रिलैक्सेशन टाइम देख लेते हैं क्या होता है। किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लग रहा है उसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ फर्स्ट कोलिजन और ये हुआ सेकंड कोलिजन। फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन था उसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। So it is the time taken by the electron for two successive collisions। जैसे भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, डेट इज τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n। तो ये एवरेज टाइम निकल जाएगा, और एवरेज टाइम का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ऑन एन एवरेज कितने टाइम के लिए वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। सो दिस विल बी द एवरेज टाइम, और लैम्डा एवरेज मुझे ये बता देगा, फिर लैम्डा मीन मुझे ये बता देगा कि वो कितना ऑन एन एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोलिजन से पहले। ठीक है, तो एक एवरेज में हम लोग बातें कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका? इलेक्ट्रॉन का होता है, और ये वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रॉन जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। इफेक्टिव वेलोसिटी, वैसे तो रैंडम मोशन करते ही रहता है इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के इनसाइड, उस वेलोसिटी को हटा दो, सिर्फ वो वेलोसिटी जिस इफेक्टिव वेलोसिटी से कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। सो मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे, इट इज द नेट ऐसे करके मैं उसको लिखता हूँ, if the net electric field inside the conductor is not zero, then the displacement of electron will also be not equals to zero। ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन करते रहता है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया,
और फाइनली इसी जगह पे आ जाता है। तो इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। लेकिन अगर तुमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है तो इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन तो करेगा लेकिन एक इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो भी इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। और इसी इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होता है उसे ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग वी डी से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो hence it will move with an average velocity which is called drift velocity। और ये वेलोसिटी जो है काफी छोटा होता है, इवन mm में होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, if any conductor is connected through a battery then the electrons move in opposite direction of the current। The average velocity with which the electron moves inside the conductor is called as the drift velocity। ओके, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग निकालना चाहते हैं, ये कितना होगा। And this drift velocity is very small, this drift velocity। Drift velocity is usually very small। तो बार बार हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन कंडक्टर के इनसाइड में नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इफेक्टिव मोशन दिखाएंगे कंडक्टर के इनसाइड। तो लेट्स से तुमने एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर के इनसाइड किसी बैटरी से इसको कनेक्ट किया है और इसका रैंडम मोशन हो रहा है। रैंडम मोशन तो भूल जाओ, सिर्फ मोशन हो रहा है, इफेक्टिव मोशन। तुमने एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया, ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इस पे जो है इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा होगा। फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस होंगे। उसको माइनस कर लें और छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में ये सारे के सारे चार्जेस क्योंकि इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे और इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी डी इंटू डी टी। बोलो है ना, के डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चार्ज कितना है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है तो से द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डेरिवेशन ऑफ तो जो चार्ज फ्लो करेगा उसके लिए मुझे एक n के वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है, वेयर n इज द वॉल्यूम में कितने चार्ज प्रेजेंट है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्जेस तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस वॉल्यूम में परसेंट होंगे उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस एरिया में कितने चार्जेस आ गए उतने ही चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएंगे। सो छोटा सा जो चार्ज फ्लो किया है डेट विल बी इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय a dx, because this is the volume, है ना। तो dq विल बी इक्वल्स टू n dv, और dv का वैल्यू कितना हो गया a vd dt, ये चीज़ आ गया। और ये dq चार्ज है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये तो नंबर्स निकले, और इलेक्ट्रॉन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो ये कितना क्या था हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर से हमारा dq निकल गया। dq बाई dt क्या होता है, करंट होता है। I इज इक्वल टू होता है dq बाय dt। मैं वैल्यूज को कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n a b d dt डिवाइडेड बाय dt, और dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n e a b d। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, और इसे हम लोग याद रखेंगे। I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, और वी डी अगर निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। और वी डी है क्या बेसिकली, वी डी जो है किस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर एवरेज ही निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि लैम्डा एवरेज अपॉन टाउ एवरेज, यही तो कहलाता है। ये चीज़ है। बोलो सबको समझ में आ रहा है इसमें, किसी को डाउट है पूछ सकते हो। I इज द करंट, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे कि हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट का मतलब कि उसको घसीटा जा रहा है किसी के इन्फ्लुएंस के कारण से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगा हुआ है वो उस इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ का रिलेशन निकाल लेते हैं। ओम्स लॉ है क्या, पहले उसे देख लेते हैं और उस रिलेशन को निकाल लेते हैं। क्योंकि ये लॉ है ओम्स लॉ, तो इस लॉ में ये देखा गया कि जब भी किसी भी कंडक्टर में या फिर इसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते थे, इसमें जो करंट आता था V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता था। तो इसीलिए V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर कर दिया गया, जिसमें R को रेजिस्टेंस बोल दिया गया, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। तो ये V ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज द करंट। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया है उसी के थ्रू करंट हमें निकालना है, एंड R इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को क्या बोला गया, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो चीज़ें हैं वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो अपना एक अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उन सभी चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है। तो आगे चलते हैं और इस लॉ को हम लोग अब प्रूव करते हैं, क्योंकि ये लॉ है तो ये पहले आ गया था, बाद में फिर इन चीज़ों को प्रूव किया गया, निकाला गया। मान लो ये कंडक्टर है और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए क्योंकि इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लेट से इज V, इस जगह पे 0 हो जाएगा और इस जगह पे V हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो कितना हो जाएगा, V बाई एल,
लेट्स से द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है। ये दो चीज़ें हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया V/L और V क्या है हमारा, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। आगे चलते हैं, जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो कितना लग रहा होगा, Q इंटू ई, और इतना फोर्स लग रहा होगा तो इसका एक्सोलेशन आ जाएगा। एक्सोलेशन कितना आ जाएगा, क्यू ई डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा जो है एक्सोलेशन कांस्टेंट हो गया क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सोलेशन भी कांस्टेंट हो गया। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं। सो दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल टू यू टी, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर ऑन एन एवरेज इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जीरो ले रहे हैं क्योंकि जब कोलिजन होगा उसके बाद फिर वो रेस्ट से स्टार्ट होगा। तो हाफ ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, क्यू ई डिवाइड बाय इंटू टाउ स्क्वायर। और फिर हम लोग इसमें बी डी का, सर ऊपर लो ना। हाँ, बी डी का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा बाई टाउ। इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बी डी इंटू टाउ इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई डिवाइड बाय एम ई टाउ स्क्वायर। तो टाउ टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे, वी डी का भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू एन, ये वी डी होता है, ए वी डी होता है। यहाँ पे हम लोग वी डी का भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आई, टाउ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एन ई ए इज इक्वल्स टू हाफ ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। ये चीज़ें आए तो इधर से हमारा आई कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाय 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ आएगा v बाय एल। v बाय एल क्या है, ऊपर ही हम लोगों ने देखा, डेट इज इलेक्ट्रिक, सॉरी, v बाय एल जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा v बाय, उसी को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। सो अब हमारे पास v जो है वो निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 2ml डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा रिलेशन कि यहाँ पे जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो ज़रूर ये जो चीज़ होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इधर से हमारे पास रेजिस्टेंस का भी वैल्यू निकल के आता है, एस 2ml डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया, जिसको हम लोग v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर बोलते हैं। अब ये जो R है हमारा, R कहलाता है ओमिक रेजिस्टेंस। अगर हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो R को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस। और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो कि रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट नहीं होता है, वो हमारा V और R पे डिपेंड करता है, उसके कारण से वो चेंज होता है। सो हियर R इज ओमिक रेजिस्टेंस। तो R जो है हमारा किस किस बातों पे डिपेंड करता है, R डज नॉट डिपेंड्स ऑन I और V, R डिपेंड्स ऑन मटेरियल। लेंथ। मटेरियल टोटली मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इट्स लेंथ, ठीक है, तो इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और इसमें देखेंगे कि रेजिस्टेंस के वैल्यूज़ को हम लोग
किस तरीके से निकालते हैं, इसमें रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ भी है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।